साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स पीसीएस मंत्रा की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, ठीक है। और जो पेट एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 16 के लिए, 15 और 16 को, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 20 क्वेश्चन में मैं ये कहता हूँ, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उन 20 प्रश्नों में से मैं गारंटी से कहता हूँ कि कम से कम 10 से 12 प्रश्न इसमें से 100% आएंगे। तो पूरी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बाकी की वीडियो भी आपको मिलती रहे। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें निबंध है, टेस्ट सीरीज़ है, आर के लिए टेस्ट सीरीज़ है, आर के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, यूपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे सभी को मिल जाए, ठीक है, जितने लोग पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, ठीक है। ये 2017 से 2021 के बीच का पूछ रहा है, ठीक है। तो वो है रूस। 2017 से 2021 तक रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन था? रूस था। मतलब 2017 से 21 तक जो है रूस सबसे ज़्यादा हथियार प्रोवाइड कराता था भारत को, ठीक है। अब देख लेते हैं। उसके बाद रूस 47% प्रोवाइड कराता था, फिर फ्रांस से भी हथियार आते थे 27%, और अमेरिका से आते थे 12%। तो ये रिपोर्ट सिपरी द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? सिपरी द्वारा। पूछा जा सकता है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 2017 से 21 के बीच सबसे बड़े हथियारों के आयातक देश के रूप में बताया गया है, ठीक है, रूस को। अब बदल गया टाइम, तो 2022 में क्या हो गया है? अमेरिका सबसे बड़ा जो है आपूर्तिकर्ता देश है। मतलब भारत को सबसे ज़्यादा हथियार कौन सप्लाई करता है? अमेरिका इस समय। फिर दूसरे नंबर पे रूस, फिर फ्रांस, ठीक है, इस तरह हो गया है। पहले रूस था, फिर फ्रांस था, फिर अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका है, फिर रूस है, फिर फ्रांस है, दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश में। ऐसे पूछ सकता है कि इस समय कौन है और पहले कौन था, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व गौरैया दिवस की थीम रही है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। 20 मार्च 2022 को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, ठीक है। इस वर्ष मनाए गए इस दिवस की थीम क्या थी? आई लव स्पैरो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची यानी ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की गई। तो ग्रे सूची में शामिल किया गया है यूएई को, यानी संयुक्त अरब अमीरात को, ठीक है। मार्च 2022 में यूएई को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जबकि जिम्बाब्वे को इस सूची से बाहर किया गया है। पूछा जा सकता है किसको बाहर किया गया है? तो जिम्बाब्वे को बाहर किया गया है, और ईरान एवं उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और ईरान को एफएटीएफ की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। किसमें? ब्लैक सूची में। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है? ठीक है, किस देश को दुनिया का सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है? तो किसको बताया गया है? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को जो है दुनिया का सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है, ठीक है। किसने जारी किया गया है? किसने जारी किया है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक द्वारा, ठीक। व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देश है अफगानिस्तान पहले नंबर पे, दूसरे पे इराक, फिर सोमालिया, फिर बुर्किना फासो, फिर सीरिया। भारत का इस सूची में जो है 12वां स्थान है, ठीक है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में 12वें स्थान पर भारत है। पूछा जा सकता है
अगला है भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी। क्या मेडिकल सिटी यानी इंद्रायणी मेडिसिटी, ये मेडिकल सिटी है इंद्रायणी मेडिसिटी। भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। भारत की पहली मेडिसिटी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रित्जकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है? फ्रांसिस केरे को। ठीक है, ये आर्किटेक्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षक भी हैं। ठीक है, फ्रांसिस केरे को वर्ष 2022 का प्रित्जकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एप कॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? वो है जियोट्स। कौन है? जियोट्स भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो कौन कौन से राज्य हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? वो है गुजरात और सिक्किम को। वर्ष 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम और गुजरात राज्य को प्रदान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का भारत में स्थान कितना है? 136वां स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पक्का पूछा जाएगा, ये रट लीजिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 136वां स्थान है। सूची में कुल 146 देश थे। फिनलैंड को इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 146वां। भारत का 136वां, 10 अंक ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? शारदा सिन्हा को। लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष नहीं, ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुमन के बेरी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन के बेरी ने पदभार ग्रहण किया है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगढ़िया ने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, जबकि इस आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस आयोग के अध्यक्ष सदैव भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। 2015 में नीति आयोग नाम दिया गया है योजना आयोग का। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान की स्वीकृति नहीं है? ऐसा कौन देश है जिसमें भीम यूपीआई जो है एक्सेप्टेबल नहीं है? तो वो है इजराइल। इजराइल में भीम यूपीआई एक्सेप्टेबल नहीं है। हाल ही में भूटान तथा सिंगापुर के बाद यूएई में भी भीम यूपीआई से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने बताया कि भीम यूपीआई अब पूरे यूएई में नियो पे टर्मिनलों पर काम करेगा। भारत भूटान के बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया? ठीक है, तो कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? 400वां प्रकाश वर्ष उनका मनाया गया है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के नाम संबोधन किया। सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले
नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूर्यास्त के बाद। ठीक है, सूर्यास्त के बाद। इससे पहले 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मनाया गया और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश वर्ष मनाने का भी अवसर मिला था। लाल किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। आयोजन किसने किया? आयोजन किया है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता ISAC। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार वितरण, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, नवोन्मेष विचार पुरस्कार में इंदौर, स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद। सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें 4 स्टार रेटिंग शहर सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपड़ी चिंचवड़ और बड़ोदरा रहे। ठीक है, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग मिली है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व के गठन की मंजूरी दी है? तराई हाथी रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश ने जो है इसके गठन की मंजूरी दी है। देख लेते हैं। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर एक नया हाथी रिजर्व विकसित किया जाएगा। हाथी रिजर्व को तराई हाथी रिजर्व के रूप में जाना जाएगा, तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य जंगली हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करना भी है। पहले हाथी रिजर्व या हाथी अभ्यारण्य झारखंड का सिंहभूम हाथी रिजर्व था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। प्रख्यात विद्वान और संविधान समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची, कहाँ? लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया गुजरात पर स्थित है। संत श्री रामानुजाचार्य की याद में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला भी है और शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, कहाँ स्थापित किया गया है? वो है जोरहाट में, जोरहाट में। इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ठीक है, ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पे, कहाँ? असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की। हाइड्रोजन गैस जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है का उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बेदखल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? तो रूस को बेदखल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पास किया गया। रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 93 लोगों ने वोट किया, जबकि 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। रूस दूसरा देश बन गया है जिसकी UNHRC की सदस्यता छीन ली गई है। इससे पहले UNGA ने 2011 में लीबिया को परिषद से निलंबित कर दिया था। ठीक है, गठन कब किया गया? वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने के साथ ही विश्व का पहला देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है? तो विश्व का पहला देश बनने का दर्जा किसने प्राप्त किया है? इक्वाडोर ने, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने के मामले में। ठीक है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल की है। यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया है। यह फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने तब लिया जब 1 महीने की उम्र में जंगल से ली गई एक ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा के लिए एक मामले की सुनवाई कर रही थी और उसे पालतू जानवर के रूप में रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ICC महिला क्रिकेट कप विश्व कप 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर जीता। यह फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर एलिशा हेली, कौन? एलिशा हेली ने मैच में 170 रन बनाए, जो पुरुष एवं महिला विश्व कप फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 509 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। भारत इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका था। यह ICC महिला विश्व कप क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मानंद झा जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे पत्रकारिता से। किससे जुड़े थे? पत्रकारिता से। पद्मानंद झा जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े थे। इनके उपनाम धान से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? धान से जाना जाता था। और इन्होंने प्रिंट मीडिया एवं टेलीविज़न चैनल दोनों के लिए काम किया था। ये प्रसिद्ध समाचार पत्र द पायनियर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, IPL 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है? तो दिया गया जोस बटलर। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं जोस बटलर को IPL 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का सम्मान दिया गया। पहली बार IPL में शामिल हुई गुजरात टाइटंस इस बार की विजेता रही। इस बार का ऑरेंज कैप जोस बटलर को और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया गया, वाई चहल को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों निम्न में से कहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? तो इसका शिलान्यास कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक ओलंपिक स्तर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का शिलान्यास किया। उल्लेखनीय है कि भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक शिकायतों के तेजी से निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो संभव नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक शिकायतों के तेजी एवं प्रभावी निपटान के लिए संभव नामक पोर्टल लॉन्च किया है।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री AK शर्मा ने इस बहु मॉडल को लॉन्च किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर में भाग लिया? भारत ने किसके साथ बोंगो सागर में? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यह द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। बोंगो सागर का तीसरा संस्करण था, का आयोजन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में किया गया। इसमें भारत के साथ बांग्लादेश की नौसेनाओं ने भाग लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई के लिए पिछले दिनों विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ साझेदारी की? तो महाराष्ट्र ने की। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई है तो क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु तो महाराष्ट्र राज्य ने विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के साथ साझेदारी की। यह इस प्रकार की भारत में पहली साझेदारी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ बोर्न को हाल ही में किस यूरोपीय देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनाया गया है एलिजाबेथ बोर्न को। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखेगा। एलिजाबेथ बोर्न को पिछले दिनों फ्रांस की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को निम्न में से किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में। कहाँ? बूंदी जिले में स्थित है। पिछले दिनों इसे भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उबेर कप 2022 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता। किसने जीता? उबेर कप 2022। उबेर कप महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा खेली जाने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 2022 की इस प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर खिताब जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पिछले दिनों आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? तो ओडिशा ने जीता। किसने जीता? ओडिशा ने। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का अंतिम मुकाबला मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। इसमें ओडिशा की टीम ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। उल्लेखनीय है कि झारखंड ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस तो जानते ही हैं 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए विषय है एनवायरनमेंट हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, ये 2020 की जगह 2022 होगा, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIAL ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। यह सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, फीडबैक के आधार पे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा और दादरा
और नगर हवेली और दमन और दीव देश क्रमशः हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जहां सभी गांवों के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता? तो लिंडा हर्विटोवा ने चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। चेन्नई ओपन, जिसे गोल्ड फ्लैग ओपन और टाटा ओपन भी कहते हैं, आउटडोर टेनिस की व्यावसायिक प्रतियोगिता है। ठीक है, यह वार्षिक चेन्नई के SDAT स्टेडियम में आयोजित होता है। चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लिंडा फ्रुहविटोवा ने फाइनल में पोलैंड की तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट को हराकर चेन्नई ओपन 2022 WTA 250 टेनिस खिताब जीता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो REC लिमिटेड को दिया गया है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में, कब 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। इन तीनों में कोई भी शर्त प्राप्त करता है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो UNEP के साथ। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और संयुक्त UNEP के एक निकाय ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और निरंतर अभियानों के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान, कौन सा अभियान? पुनीत सागर अभियान व टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम, कौन सा? टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह समझौता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मई को जारी पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय में बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? तो सूर्य कुमार यादव। ICC T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पहले स्थान पर मौजूद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किया गया है, मिला है? ठीक है, किसे मिला है? सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे से है, उनको मिला है। ठीक है, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को ICC ने अगस्त 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा है। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्हें ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब से नवाजा गया है। दरअसल बेन स्टोक और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर के साथ सिकंदर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इन दो बड़े दिग्गजों को पछाड़ के सिकंदर ने यह खिताब अपने नाम करने की सफलता हासिल की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत समुद्री अभ्यास GMEX का 6ठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ, तो किसके साथ? जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ। व्याख्या देख लेते हैं। यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। GMEX 2022 सतह, उप सतह और वायु डोमेन में जटिल अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? तो वह है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर रविवार को यह साल्ट लेक
स्टेडियम में अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता। बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का यह पहला डूरंड कप खिताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केवल महिला ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के एक विशेष योजना महिला निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये तक का लोन 48 घंटे में दिया जाएगा। 40,000 रुपये से ज़्यादा का लोन 15 कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड के हैं ये। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 36 साल के इस हरफन-मौला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ बातचीत करने के बाद ही ये फैसला लिया है। बता दें कि इस दिग्गज ऑलराउंडर को हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया था। वहीं न्यूजीलैंड के लिए इस खिलाड़ी ने जून 2022 में आखिरी मुकाबला खेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, कौन सी योजना? सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरू की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की। उन्होंने 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करते हुए कई अन्य घोषणाएं भी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर और गान का शुभारंभ किया? तो अहमदाबाद। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडिया के EKA एरिना में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर का अनावरण किया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। यह सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। इस साल योगासन और मल्लखम्ब को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में लोकनायक फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तनिकेला भरणी को सम्मानित किया गया है। ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। तनिकेला भरणी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिजोरम के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, ने अभिनेता मांचू मोहन बाबू और अन्य के साथ तनिकेला भरणी को पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रजबासी लाल का सितंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो उन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ब्रजबासी लाल 2 मई 1921 से 10 सितंबर 2022 भारत के पुरातत्वविद थे। ठीक है, पुरातत्वविद थे ये। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण एवं उत्खनन किया। उनको सन 2000 में भारत सरकार ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया कप 2022 का श्रीलंका ने किस देश को हराकर जीता है? तो
पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशिया कप कुछ एशियाई देशों के बीच क्रिकेट की प्रतियोगिता है। ठीक है। श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 का खिताबी मुकाबला 23 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमार बेटी हमार मान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देगी और उनसे संवाद करेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा है ये। अगला प्रश्न है, देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। कौन बने हैं? अनिल चौहान। देश के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के निधन के बाद खाली था। ठीक है, पद भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को वस्तुतः किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में क्षय रोग यानी टीबी के खिलाफ देश की लड़ाई में तेजी लाने और वर्ष 2025 तक रोग को खत्म करने के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। टीबी या क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। WHO ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। गीता गोपीनाथ केरल राज्य की वित्तीय सलाहकार भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में दिसंबर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्रास्तालिना जॉर्जीवा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे रखने वाला राज्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 13 एक्सप्रेसवे हो गए। इस प्रकार वह भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे रखने वाला राज्य है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला है, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है संथाल। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जनजाति से हैं, तो संथाल जनजाति से। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर भारत की प्राचीन जनजाति संथाल जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं। संथाल समाज के से जुड़े लोग मूल रूप से पूर्वी भारत के राज्य जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम और त्रिपुरा में रहते हैं। आबादी के तौर पर देखें तो यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पूछा जा सकता है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 को दिन मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई थी। यहाँ सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बने हैं? तो बने हैं केतांजी ब्राउन जैक्सन। वे यूएसए सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस के बाद दूसरी अश्वेत न्यायाधीश हैं, लेकिन पहली महिला अश्वेत जज। ठीक है, पहली महिला अश्वेत जज हैं, लेकिन जो है दूसरी अश्वेत न्यायाधीश है। ठीक, अगला है प्रश्न, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो वो बना है मास्टर कार्ड। ठीक है, सितंबर में हुई घरेलू सीरीज से टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड हो गए। दरअसल पेटीएम ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से अपने अधिकार मास्टर कार्ड को देने का अनुरोध किया था। पेटीएम के इस अनुरोध को बीसीसीआई ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो वह है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्तमान में यूरो को मुद्रा के रूप में कुल 20 देश प्रयोग ला रहे हैं। यूरोपीय यूनियन द्वारा 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया को यूरो मुद्रा चलाने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसके 20 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 7 देश बुल्गारिया है, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया वाराणसी को। भारत की संस्कृति और परंपरा के प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को इस संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकारता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोटाबाया राजपक्षे के स्थान पर 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? रानिल विक्रमसिंह। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर चले जाने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे को लंका का 8वां राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे? दिनेश गुणवर्धने को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आयोजित किया जाएगा लॉस एंजलिस में। 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 33वां होगा पेरिस फ्रांस में 2024 में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? बीजिंग चीन 2022 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली 2026 में। और 29वां राष्ट्रीय खेल मेघालय भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? रैंप योजना किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप योजना की शुरुआत की। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर CBFTE योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट। हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा। हाल ही में समाचार में देखे जाने वाले नवीनतम परिष्कृत स्पाईवेयर का नाम हर्मिट है। ऐसा माना जाता है कि उसने इटली और कजाकिस्तान में आईफोन्स और एंड्रॉयड उपकरणों को लक्षित किया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है कर्मचारी प्रशिक्षण। ठीक है, डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं। यह पोर्टल ऑनलाइन या मिश्रित कैंपस मोड में एक समान मानवीकृत प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो कर्मचारी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कर्मचारी डाक कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? कर्मचारी प्रशिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन जर्मनी ने किया था। किसने? जर्मनी ने। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 जून से 28 जून 2022 तक जर्मनी के बावेरियन आल्प्स के श्रास एल्मो में आयोजित होने वाला है। जर्मनी ने इस पहले 2015 में बावेरिया के श्लास एल्मो में G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस समूह में वो देश शामिल हैं जो आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी MSMEs दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और सतत विकास में MSMEs के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में यह घोषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण यानी माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है? तो केरल ने। किसने? केरल ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा किया कि केरल प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करके प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा जबकि राज्य व्यापक वैश्विक पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किए गए हैं। जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हमलों और खाड़ी क्षेत्रों में बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज भारतीय ध्वज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन ऑप संकल्प शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, ऑप संकल्प, ठीक है, शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो RBI ने जारी की है। पेमेंट्स विजन 2025। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में भुगतान पर दिशा निर्देशों के साथ पेमेंट्स विजन 2025 नामक एक दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज ने डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें भुगतान में बिग टेक और फिनटेक के लिए नियम, बाय नाउ पे लेटर BNPL यानी अभी खरीदो और बाद में भुगतान करो,
सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर दिशा निर्देश, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी CBDC की शुरुआत, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI से जोड़ना शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसे जारी किया है UNSCR। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNSCR ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अब 10 करोड़ लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। UNSCR ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियों के प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में स्थित है, जो ऊपरी गंगा के मैदान बायोग्राफिकल प्रांत में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। रिजर्व से कुछ नदियां जैसे शारदा, चूका और माला खाननाट होकर निकलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। विभिन्न देशों के भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। जिस देश का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड सम्मिलित रूप से है। अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान 180वां अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की आयकर पर कितने प्रतिशत पर कर प्रावधान किया गया है? तो वह है 30%। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। संघीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिस्टेंस पर संपत्तियों के लेन देन पर होने वाली आय को 30% आय यानी 30% कर के दायरे में लाया गया है। इससे क्रिप्टो करेंसियों के क्रय विक्रय पर होने वाली आय अब कर के दायरे में आ गई हैं। अब वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को यह कर देना होगा। इस बजट में आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2022-23 में देश भर में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने के प्रथम चरण में किस नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की ज़मीनों पर विशेष ध्यान दिए जाने की घोषणा की है? तो गंगा नदी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। संघीय बजट 2022-23 के तहत देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके पहले चरण के तहत गंगा नदी के 5 किलोमीटर कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की ज़मीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि फसलों का आकलन करने व कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और कई एग्जाम में पूछा गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है, जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए जटिल मिशन का नाम है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? मुंबई में। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत मुंबई में की गई। यह नवी मुंबई को समुद्री मार्ग से जोड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थापित संत रामानुजमचार्य की बैठी हुई प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 216 फुट। ठीक है, 11वीं सदी के वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फुट है। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत, पूछा जा सकता है जीएस में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत प्रतिपादित किया। वैष्णव आचार्य में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में धर्म गार्जियन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो यह हुआ भारत और जापान के मध्य। धर्म गार्जियन पूछा गया है। फरवरी में कर्नाटक के बेलगांव में भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संपन्न हुआ। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 2018 से भारत में हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत अब तक 5 बार आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है, 5वां विश्व कप भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस विश्व कप में भारत के कप्तान यश ढोल थे। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है, भारत ने आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अपने नाम किया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान यश ढोल थे। इन्हें आईसीसी ने अपनी अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया। इस टूर्नामेंट का आयोजन वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हुए सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका खिताब हरियाणा ने जीता। 17वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 17वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता, जबकि महिला का खिताब जो है केरल ने अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में हुए 21वें सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? तो इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की गई। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDM 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से किया गया। इसकी मेज़बानी भारत ने ही की। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। ठीक है, टेरी एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करता है। इसकी स्थापना 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, हर साल 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों को योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1928 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के
क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। सीवी रमन को उनके काम के लिए 1930 में भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तथा 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जा सकता है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा, इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल शशि थरूर ने लिखा। सनराइज ओवर इंडिया सलमान खुर्शीद ने लिखा। और टर्म्स एंड कंडीशन लॉरेन एशर ने लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 4 से 20 फरवरी के दौरान 24वें ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन के बीजिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इसमें 15 खेलों की 109 स्पर्धाएं शामिल थीं। इन खेलों का शुभंकर एक प्लेफुल पांडा जिसे बिन ड्वेन ड्वेन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बिन ड्वेन ड्वेन। इन खेलों में नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत के केवल एक खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान ने इन खेलों में भाग लेने की अर्हता प्राप्त की। आगामी 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इससे एक सवाल। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये केरल में स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कई सारे एग्जाम में, तो पूछा जा सकता है, ठीक। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर त्रिशूर केरल में स्थापित किया जा रहा है। केरल सरकार ने केंद्र की स्थापना हेतु टाटा स्टील के साथ भागीदारी की है। ग्राफीन मनुष्य को ज्ञात अब तक का सबसे पतला पदार्थ है, जो एक परमाणुवीय परत यानी सिंगल एटॉमिक लेयर के रूप में पाया जाता है। ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है यानी एलोट्रोप है और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ग्राफीन में जंगरोधी कोटिंग होती है तथा यह बहुत उपयोगी पदार्थ है। अच्छी रासायनिक स्थिरता के कारण ग्राफीन का उपयोग सेंसर निर्माण, सोलर पैनल, ऊर्जा भंडारण एवं निस्पंदन बनाने में किया जाता है। किसी धातु, प्लास्टिक या अन्य सामग्री में ग्राफीन की बहुत कम मात्रा में उपस्थित इसे बहुत मजबूत बना देती है। ग्राफीन की मजबूती के कारण ही इसका उपयोग टेनिस के रैकेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। टेनिस के रैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्राफीन का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो शिंजो आबे को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया, जबकि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो यह है गुजरात उच्च न्यायालय। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इससे प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाया जा सकेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस से। ठीक है, गणतंत्र दिवस से पूछा गया है, तो पूछा है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियों में से किस प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम था। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने यानी क्राइडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को मिला। तीसरा स्थान किसको मिला? मेघालय को। मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब देखिए, लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 46वां स्थान। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन की द इकोनॉमिक यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को 46वां स्थान दिया गया है। यह सूचकांक 0 से 100 अंक मान वाला है, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जिन देशों का सूचकांक का मान 8 से अधिक है उन्हें पूर्ण लोकतंत्र तथा 8 से 6 या 6 से अधिक मान वाले देशों को दोषपूर्ण लोकतंत्र रखा गया है। इस सूचकांक में भारत का मान 6.91 है, जिससे भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। 2020 के सूचकांक में भारत का मान 53वां था। 2021 के सूचकांक में नॉर्वे को प्राप्त 50वां स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये मेरठ में रखी गई है। ठीक है, जनवरी 2022 में मेरठ के सरधना के सलावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नागर शैली में तैयार किया गया है। प्राचीन नागर शैली में DDF कंसल्टेंट ने इस खेल विश्वविद्यालय का डिजाइन मंदिरनुमा तैयार किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पब्बर नदी, कौन सी नदी? पब्बर नदी पर शुरू की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अन्य परियोजनाएं हैं। कौन कौन से? रेणुकाजी बांध परियोजना यमुना जी की सहायक नदी गिरी नदी पर स्थित है। दौल सिद्धा जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर। लुहरी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस नेता को की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है। पुस्तक का विमोचन अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर किया गया। वेंकैया नायडू के अनुसार अरुण जेटली ने एक नए भारत, मजबूत, स्थिर, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आगे की ओर रखने का भारत का सपना देखा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो किसे? गरबा को। भारत सरकार ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामित करने के लिए लोक नृत्य गरबा को नामांकित किया है। यूनेस्को के निदेशक एरिक फाल्ट के अनुसार 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा को पर्व
दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया गया था। भारत ने अब 2022 के लिए गरबा को नामांकित किया है। जुलाई में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को द्वारा 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा के लिए चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला भूकंप स्मारक है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में वर्ष 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहस को प्रतिबंधित करता है, जिसमें 13,000 लोग मारे गए थे। ठीक, फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था एंजेला मार्केल को। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के साहसी निर्णय के लिए सम्मानित किया गया है। एंजेला मार्केल ने 16 वर्ष की अवधि के लिए जर्मन चांसलर का पद संभाला और उन्हें 2021 में इस्तीफा दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो वह है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता है यानी SSA बौद्ध वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थापित है। ठीक है, वेधशाला की स्थापना बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के दिंगतारा द्वारा की जाएगी। क्षेत्र की अपनी तरह की पहली वेधशाला होगी जिसमें स्टार्टअप की SSA क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे है, इसे वैश्विक अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन कार्यों की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। यह अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने में सहायता करेगी जिससे अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 11 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। अभी भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या क्या हो गई है? यह हो गई है 75। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 11 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया जाएगा। भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये स्थल जोड़े गए हैं। इसके बाद अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शशि थरूर को। ठीक है, किसे दिया गया है? शशि थरूर को। फ्रांस की सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और तिरुवनंतपुरम जेल के सांसद शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर प्रदान करने का निर्णय लिया है। फ्रांस सरकार ने कांग्रेस नेता को उनके लेखन और भाषणों के लिए यह पुरस्कार देने का फैसला किया है। यह सम्मान उन्हें फ्रांस के किसी मंत्री के भारत के दौरे पर आने का प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 61 पदक जीते हैं। भारत ने बर्मिंघम यूके में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, भारत ने वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो नदी देखिए पूछा गया है, तो चिनाब नदी पे। कश्मीर घाटी के देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्माण कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल ने उस समय एक और उपलब्धि प्राप्त की जब 15 अगस्त को इसके अंतिम आर्क यानी गोल्डन पॉइंट को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में तिरंगा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो तिरंगा उत्सव आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। व्याख्या देख लेते हैं। 2 अगस्त 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में तिरंगे की अभिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तिरंगे की अभिकल्पना करने वाले पिंगल वेंकैया जी की जयंती पर आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पिंगली वेंकैया जी के परिवार के सदस्यों का सम्मान किया और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। साथ ही गृह मंत्री ने हर घर तिरंगा थीम गीत को भी लॉन्च किया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर पूरा देखिएगा, पूरा नहीं देखे हैं तो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।